नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज तारीख है 22 मार्च 2025। आज ही के दिन 113 साल पहले 22 मार्च 1912 में बिहार एक अलग राज्य बना था। देश का 12वां राज्य बना था। बंगाल प्रांत से इसे अलग किया गया था और इसी से फिर ओडिशा राज्य भी बनाया गया था 1935 में। तो क्या कुछ आज बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च के दिन को मनाया जाता है, क्या कुछ बिहार का इतिहास है, कैसे बिहार का नाम बिहार पड़ा, जिस बिहार से में के बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जहां का नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से भी जिस बिहार को जाना जाता है, आर्यभट्ट के नाम से भी जिस बिहार को जाना जाता है, उस बिहार की आज पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रियदर्शनी रंजन, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। दोनों पंकज जी रांची से आते हैं और प्रियदर्शनी जी पटना से, मतलब बिहार से ही आते हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत। प्रियदर्शनी जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। बिहार का ये जो गौरवशाली इतिहास है, पहले तो इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, गौरवशाली इतिहास की जब आप बात करते हैं तो बिहार का नहीं, पूरे देश का अगर आधा इतिहास आप उठा करके देख लीजिएगा, आधा से अधिक, तो आपको बिहार का ही मिलेगा। जब मैं बिहार कह रहा हूं तो उससे आप जोड़ लीजिए बिहार, झारखंड। वो ये जो इलाका है, प्राचीन भारत का तो सबसे समृद्ध इलाका रहा। आप जब बात करते हैं अखंड भारत की, तो सबसे बड़ा अखंड भारत या सबसे बड़ा भारत किसी ने दिया है तो इसी बिहार के इलाके ने दिया है। उतना बड़ा भारत किसी ने नहीं दिया। उतना बड़ा भारत अंग्रेजों का भी नहीं रहा, उतना बड़ा भारत किसी का नहीं रहा जितना बड़ा मौर्यों का रहा, जितना बड़ा गुप्तों का रहा। तो इस लिहाज से जब आप बात करेंगे तो बिहार बहुत गौरवशाली रहा है। जब आप बात करते हैं भारत की स्वर्ण युग की, तब आप आइए, भारत का स्वर्ण युग गुप्तों का काल था। वो गुप्त जो मगध से संबंधित थे, यानी बिहार से संबंधित थे। यहां भी आप पाएंगे कि बिहार किस हद तक पूरे देश को गौरव प्रदान कर रहा है। तो बिहार अपने आप में अद्भुत रहा है। आप प्राचीन काल में वेदों से लेकर के तमाम चीजों को उठा करके देख लीजिए। सबसे पहला साम्राज्य की स्थापना कहीं हुई तो बिहार में। सबसे प्राचीन मंदिर कहीं मौजूद है, मुंडेश्वरी मंदिर, तो वो बिहार में। बिहार ने एक से एक अद्भुत विद्वानों को दिया। जब तक बिहार सत्ता के केंद्र में रहा, तब तक इस देश पर कभी भी पूर्ण रूप से विदेशी आक्रांताओं का नियंत्रण नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा सच है। बिहार से जैसे ही सेंटर हट गया, इस देश पर बाहरी आक्रमण हुए। जब बिहार सेंटर में था तब भी आक्रमण होता था, लेकिन हमने देखा है किस तरीके से नंदवंश ने रोक दिया था सिकंदर की सेना को। डर गए थे वो लोग। गुप्तों ने कभी विदेशियों को चढ़ने नहीं दिया। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपको बताएंगे कि बिहार बहुत ही गौरवशाली रहा है। कालखंड चाहे कोई भी हो, प्राचीन काल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल की आप बात कर लीजिए, तो आधुनिक काल में भी जब आएंगे तो एक से एक ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। जैसे ऑफ द रिकॉर्ड पंकज प्रसून जी से बात हो रही थी शेरशाह सूरी के बारे में। उस शेरशाह सूरी का भी थोड़ा सा व्याख्यान पंकज जी ज्यादा बेहतर करेंगे, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बता देता हूं कि मुगलों को हराने में या उनका समूल नाश करने में इस देश के कितने बड़े बड़े राजाओं को कितना पसीना छूट गया। लेकिन ये बिहार था, बिहार से शेरशाह थे, बिहार से उनकी सेना बनी हुई थी। उसने हुमायूं को हरा दिया था, अपदस्थ कर दिया था। तो ये बिहार है, ये बिहार की ताकत है। जो प्रसून जी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि पठानों के गांव में जाना है मुझे, वहां हिंदू रीति रिवाज से चीजें होती है। मैं बता दूं कि दो हिंदू सेनापति थे शेरशाह सूरी के, जिन्होंने दिल्ली का तख्त शेरशाह सूरी को दिलवाया था, जिसमें एक कृष्णदेव भट्ट थे, महाराष्ट्र से आए थे, चितिपावन ब्राह्मण थे, उनकी सेना में थे और बहुत बड़े लड़ाका थे। तो एक बिहारी ने
चाहे वो शेरशाह के नेतृत्व में हो या उनके सेनापति कृष्णदेव भट्ट हो, उनके नेतृत्व में हो, सबसे पहले अगर चूल्हे किसी की हिलाई थी, जो आज मुगल के बारे में तमाम तरह के परसेप्शन बन रहे, तो एक बिहारियों ने हिला करके दिखा दिया था। कुछ दिन और शेरशाह सूरी 5-7 साल और रह जाते तो शायद देश का इतिहास कुछ और। ठीक है सर, आऊंगा मैं आपके पास। पंकज जी, ये जब बंगाल से अलग हुआ तो बिहार नाम कैसे पड़ा? पंकज जी सुन पा रहे हैं मुझे? तो बौद्ध बिहार हुआ करता था जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ जब भगवान बुद्ध आए और बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुए, उसके बाद यहाँ बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ और बौद्ध विहार हुआ करते थे। मतलब बौद्ध संतों के रहने की जगह, और वो विहार किया करते थे, तो वो विहार नाम था। इसे बाद में उनका जो उच्चारण है ना, वह को ब वाला, तो विहार को बिहार कह दिया उन्होंने, तो वो बिहार चल पड़ा। प्रियदर्शी जी इतिहास बता रहे थे, मैं वर्तमान बताऊंगा जी। आप कह रहे थे मगध साम्राज्य ने ये किया वो किया, पता है क्यों किया? क्योंकि जब पूरी दुनिया में पाषाण युग था, जब पत्थर के हथियार से लड़ते थे, बिहार ने दुनिया को पहली बार बताया कि लोहा से कैसे हथियार बनता है। एक असुर जनजाति है, अभी झारखंड में रहती है, सबसे पहले लोहे से हथियार बनाना मानव को उन्होंने बताया। तो जिसके पास लोहे का हथियार था, तो हाँ, खोज भी यही हुई थी, लोहे की खोज। तो जब लोहे का हथियार आ गया तो वो बाकी अपने दुश्मनों से आगे आ गए। 1987 का रिजल्ट देख लीजिए आईएएस का, हर तीसरा आईएएस आपको एक बिहारी मिलेगा। आज 10वां है, हर 10वां आईएएस एक बिहारी है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और ये उस वक्त 87 तक हर तीसरा आईएएस बिहारी हुआ करता था। पता है क्यों? अब तो क्या है कि बिहार के लोग आईआईटी और मेडिकल में जाने लगे, तो आईएएस का थोड़ा सा क्रेज कम गया, मतलब ये डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वो जगह खाली कर दी, इसलिए दूसरों ने भरा है। वो 500 कुछ रिजल्ट हुआ था 1987 में, हर तीसरा था। और एक यहां सहरसा जिले में एक गांव है, वन शाखा कोई गांव, वहां के हर घर में 3-4 बनगांव, हाँ, वहां के हर घर में 3-4 आईएएस मिलेंगे। वहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो यूं मारे चलते हैं गांव की गलियों में कि अरे ये क्या है, हर घर में 3-4 आईएएस। इतिहास का, हाँ, मतलब कोई का भाई है, कोई का भतीजा है, कोई का नाना है, कोई का चाचा है, कोई अगर बड़ा अफसर तो आइए खड़े हो जाए। तो पंकज जी के नेट में थोड़ा सा इश्यू है शायद, नेतागिरी हो जाए। मैं ये कह रहा था, नहीं जी, मैं किसी गांव में हूं अभी, औरंगाबाद ये गांव में हूं, तो हो सकता है नेटवर्क का इश्यू है। मैं ये कह रहा था कि लोग इतिहास जानते हैं, मगध साम्राज्य, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, या फिर सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, नहीं आ पा रही सर आपकी आवाज। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, ये कह रहा हूं कि लोग ये बताएंगे आपको कि इतिहास कैसा था, कि चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य या मगध साम्राज्य, या फिर ये बताएंगे कि बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध को ज्ञान यहां मिला, जैन धर्म का जो यहीं पे जन्म हुआ, यहीं पे मोक्ष की प्राप्ति हुई, गुरु नानक देव जी के जन्म यहां पे हुआ, जो भी धर्म का ले लीजिए, यहीं से उठना है और यहीं पे आप वापस आके मिल जाना है, और बाकी दुनिया अपना फॉलो करते रहे। ठीक है। लेकिन वर्तमान भी मैं आपको बता रहा हूं, ये पेप्सिको की इंदिरा नूई थी, अपने धनबाद की थी, पेप्सिको की चेयरमैन। आप पद बताइए, मैं बिहारी 10 बताऊंगा, दुनिया का कोई भी पद, साइंटिस्ट से लेके, इसरो से लेके, आप कहीं भी आप कर जाइए। सर फिर भी सवाल यही है ना जी, पंकज जी आऊंगा मैं, प्रियदर्शी जी, सवाल यही है कि आज भी हर एक 10वां आईएएस, ऐसा रिपोर्ट्स भी दावा करती हैं, बिहार से है। पंकज जी कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी भी टॉप कंपनियां हैं उनमें 10 बिहारी टॉप पदों पर, मैं आपको बता दूंगा। फिर भी बिहार आज इतना पीछे क्यों? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। मैं 2 सवाल का जवाब आपका देना चाहूंगा, जो अभी आपने पूछा है वो, और इसके बाद बिहार नाम कैसे पड़ा उस पर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा जी। लेकिन पहले मैं इस सवाल का आपका जवाब दे देता हूं कि इतनी प्रतिभा होने के बावजूद भी बिहार पिछड़ा हुआ क्यों है। सवाल तो बनता है और बहुत वाजिब सा सवाल है। देखिए, पिछड़ा कब बिहार? पिछड़ा आजादी के बाद, जब प्रथम पंचवर्षीय योजना की जब रिपोर्ट आई थी, उस समय पूरे देश में बिहार को 5वां स्थान प्राप्त हुआ था।
चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, तमाम पैमानों पर आजादी के बाद बिहार श्रेष्ठ राज्य था। हर पैमाने पर टॉप 5 में ये राज्य था। लेकिन उसके बाद कहानी बदलती गई। शायद वैसे शासक नहीं हुए और एक बड़ी चूक हुई जो मैं बताना चाहूंगा। 1952 रेल समानीकरण भाड़ा नीति आया था। रेल समानीकरण भाड़ा नीति क्या था? सबसे पहले शॉर्ट में इसको समझ लेना चाहिए कि जो भाड़ा मालगाड़ी का, रेल मालगाड़ी का भाड़ा धनबाद से पटना का था, वही रेलगाड़ी माल भाड़ा धनबाद से मुंबई का भी था, धनबाद से चेन्नई का भी था, धनबाद से कलकत्ता का भी था, धनबाद से अन्य शहरों का भी था। तो देश के 40% संसाधनों वाला राज्य बिहार, जब बिहार और झारखंड एक था तब की मैं बात कर रहा हूं, उसके संसाधनों को पूरे देश ने उसी तरीके से उपयोग किया जिस तरीके से झारखंड ने किया, बिहार ने किया। खुली छूट मिली तो बिहार और झारखंड में जो जोन था, इस जोन में औद्योगिक विकास नहीं हुआ। और आजादी के बाद औद्योगिक विकास का जोर था, उसके बिना आप विकास कर ही नहीं सकते थे। उस पैमाने पर पिछड़ गया। सस्ता श्रम, बिहार और झारखंड में सबसे सस्ता श्रम था, इसके बावजूद यहां उद्योग नहीं लगा। उसका कारण यही था। और तर्क गढ़ा गया कि बिहार और झारखंड समंदर के किनारे नहीं है, इसीलिए उद्योग वहां लगाया जाएगा जहां समंदर है और जो स्टेट समंदर के किनारे है। लेकिन यह बेईमानी था। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, इस पर ध्यान नहीं दिया। यह बेईमानी था। बेईमानी इस रूप में हुआ कि उड़ीसा भी तो समंदर के किनारे है और बिहार से लगा हुआ था, तब कभी बिहार का हिस्सा भी हुआ करता था, तो वहां क्यों नहीं आपने उद्योग लगा दिया? ये सब चीजें हुई। देश के केंद्रीय नेतृत्व ने, देश के केंद्रीय सरकार ने बिहार को उपेक्षित किया। उसका कारण है, अब जब 1994 में रेल समानीकरण भाड़ा 92 में शायद समाप्त हुआ था, 92 में बहुत विरोध के बाद समाप्त हुआ। लेकिन उसके बाद जब उदारीकरण का दौर आया, उस दौर में भी बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हो गया। बिहार और झारखंड को वो चीजें नहीं दी गई जो अन्य राज्यों को दी जा रही थी। योजनाओं का लाभ दक्षिण के राज्यों को मिला, पश्चिम के राज्यों को मिला। दिल्ली से करीब होने का फायदा पंजाब और हरियाणा को मिला। आप देखिए, औद्योगिक ये कृषि क्रांति भी जब इस देश में हुई, उसमें भी बिहार को हाशिए पर रखा गया। सबसे उपजाऊ भूमि, कृषि योग्य भूमि देश में कहीं है तो बिहार में है, या यूं कहिए कि पूरे विश्व में। अगर श्रेष्ठ कृषि योग्य भूमि की बात होगी तो उसमें बिहार का भी नंबर आएगा। और वहां आप कृषि का क्रांति नहीं करते। जी पंकज जी। तो इन पैमानों पर ये पिछड़ता चला गया बिहार। जी एक मिनट जी पंकज जी। बिहार के पिछड़ने का दो मोटा मोटी कारण मैं बताता हूं। अंग्रेजों ने देश के 4 कोनों पे 4 महानगर बनाए थे। उत्तर के लिए दिल्ली, दक्षिण के लिए चेन्नई, पश्चिम के लिए मुंबई और पूरब के लिए कलकत्ता। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम वगैरह के लोग कलकत्ता कमाने जाते थे। कम्युनिस्ट शासनकाल में कलकत्ता फ्लॉप कर गया, धराशायी हो गया, वहां रोजगार नहीं मिलने लगा। ये सारे बिहारी अब चेन्नई पे बोझ बन गए, मुंबई पे बन गए और दिल्ली पे बन गए, क्योंकि ये तो फ्लॉप कर गया। ये पूरा इलाका फ्लॉप किया। बंगाल के गिरने की वजह से उड़ीसा गरीब रह गया, बिहार गरीब रह गया। बिहार मतलब कंबाइंड बिहार झारखंड, बंगाल, असम सब इफेक्ट हुआ है। एक तो वो मार्केट जो धराशायी हो गया कम्युनिस्टों के कारण। एक पहला ये जी प्रियदर्श जी, एक मिनट सुन लेते एक सेकंड। दूसरा, एक तो बाजार, बहुत बड़ा बाजार कलकत्ता का था। कम्युनिस्ट शासन के नीतियों के कारण वो बाजार कभी ग्रो ही नहीं किया। और दूसरी बात, जिस तरह अंग्रेजों ने भारत को लूटा था, आजादी के बाद भारतीयों ने बिहार को लूटा। सारे मिनरल्स रिसोर्सेज निकाल कर ट्रेनों से, मालगाड़ियों में भर कर ये देश के अलग अलग हिस्सों में लेगा और यहां पे कुछ नहीं लगाया। और ये कहा कि बिहार में, वही जो बता रहे थे, समंदर नहीं, बिहार में एक फैक्ट्री लगी टाटा की, बताइए वो घाटे में चला गया क्या? आज टाटा कहां से कहां पहुंच गए? बरौनी रिफाइंड तेल शोधक कारखाना लगाया बिहार में, वो घाटे में गया क्या? बोकारो ये मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। रांची में जितनी भी भारत की इंडस्ट्री बनती थी, बड़े बड़े जो
बनते थे, चाहे भिलाई बना, दुर्गापुर बना, बोकारो बना, सब एचईसी ने बनाया। ठीक है जी, प्रियदर्शी जी बात पूरी करिए अपनी। पता ये नहीं, पंकज जी ने वो बात कह दी है। अंग्रेजों ने भारत के साथ अपनाई थी और वही भारत की सरकार ने बिहार के साथ कि सारा मिनरल्स यहां से निकालकर लुधियाना को रोशन करो। आजादी के बाद बिहार और झारखंड देश का उपनिवेश मात्र बन करके रह गया, ऐसा लगता है। चलिए, जो कुछ हुआ वो तो सब जानते ही हैं, आपने, आप लोगों ने भी उस पर रोशनी डालने की कोशिश की, लेकिन अब आगे क्या हो जिससे कि बिहार भी जो राज्य अग्रणी राज्य हैं उनके जैसा बिहार भी बन सके। एक एक कर, पहले पंकज जी आप, फिर प्रियदर्शी जी आप। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिहार सिर्फ शांत हो जाता ना। और वो जो 80 के दशक से यहां सामाजिक चर्निंग का भी दौर आया। आपने पूछा ना कि क्यों बिहार के साथ अन्याय किया, इसलिए कि बिहार पहला ऐसा राज्य था जिसने कांग्रेस को चैलेंज किया। समाजवादी आंदोलन, सबसे पहले लाठी लेके कर्पूरी ठाकुर ही निकले थे कि आज कांग्रेस के परिवारवाद को हम ढहा देंगे। तो उसकी दुश्मनी का एक नुकसान हुआ। सामाजिक बदलाव के दौर से गुजरा। यहां जैसे कि ओबीसी दलित जातियों ने अपना अधिकार मांगना शुरू किया, तो जब सामाजिक बदलाव होता है ना, तो उस वक्त इकोनॉमी थोड़ी मार खाती है। अब वो जैसे धीरे धीरे सेटल हो रहा, इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिहार अगले 30-40 साल में फिर से वही स्थान प्राप्त करे। दिमाग तो है ही, बस थोड़ा सा दिमाग दूसरी जगह लग गया था। रणवीर सिन्हा और एमसीसी, नक्सली और ये सब में चक्कर में फंस गए थे, लालू तो नीतीश, इन सब चक्करों में। थोड़ा सा पैसे कमाने की तरफ दिमाग लगा देंगे तो फिर से आ जाएंगे वापस। और अब लग रहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ठीक है, अब बिहारी पैसे कमाने के लिए देख रहा है। अब देखिएगा 10-20 साल 30 साल में, ठीक है, पैसे में कैसे सबको हराएगा। जी प्रियदर्शी जी। अभिषेक जी, ऐसा है कि पहले जो आपने हेडिंग दिया है, टाइटल दिया है इस वीडियो का, इस शो का, तो उस पर थोड़ा सा मैं टिप्पणी कर देना चाहता हूं कि बिहार नाम कैसे पड़ा। देखिए, बिहार नाम जो है ना, जो पंकज जी भी बता रहे थे कि यह बौद्धों का गढ़ था, यहाँ कई विहार थे, विहार से अपभ्रंश होकर के बिहार बना, यह बात सच है। लेकिन यह नाम किसने दिया? पहली बार प्रशासनिक इकाई के तौर पर बिहार नाम का प्रयोग किसने किया? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और यह सवाल देश को और जो यहाँ के बासिंदा है, बिहार के, जो अभी जो बिहार कहा जा रहा है, यहाँ के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये बिहार पहली बार तुगलकों ने कहा था। ये जब आक्रमण हुआ था, बख्तियार खिलजी वगैरह जब लूट रहे थे, नालंदा को जब इन लोगों ने जलाया था, बाहर के जो आक्रांता थे, इन लोगों ने पहली बार प्रशासनिक इकाई के तौर पर बिहार शब्द का प्रयोग किया था। जब बख्तियार खिलजी इधर के इलाके में लूटपाट मचा रहा था, नालंदा को जला रहा था, तब वो इलाका उदनपुरी कहलाता था। उदनपुरी एक प्रशासनिक इकाई था। उदनपुरी का नाम उसने बदल दिया जब उस क्षेत्र पर नियंत्रण लिया। तो उदनपुरी में कई विहार थे, विहार का सही उच्चारण नहीं करने की वजह से बिहार कहा, और वहां से बिहार नाम की शुरुआत होती है। हालांकि कई मत ऐसे भी हैं कि टोंटबाजी में बिहार को अब मजाक उड़ाने के लिए बिहार कहा, ऐसी भी एक बात है। हालांकि देखने वाली सबसे जो महत्वपूर्ण और दिलचस्प बात यह है कि कभी किसी बौद्ध भिक्षु ने नहीं कहा कि इस क्षेत्र का नाम बिहार होना चाहिए। बुद्ध के तमाम बड़े बड़े शासक हुए, बुद्ध के शिष्य बड़े बड़े शासक हुए। बुद्ध का समकालीन बिंबिसार हुआ, उसका पुत्र अजात शत्रु, अशोक, लेकिन इन तमाम नामों ने कभी इस क्षेत्र को बिहार नहीं कहा। लेकिन हमें गुलाम बनाने के लिए, हमारा मजाक उड़ाने के लिए शायद तब तुर्कों ने इसका नाम बिहार दिया था। बाद में भी बिहार परिप्रेक्ष्य से बाहर हो गया। लेकिन जब 1912 में जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, बिहार अलग हो रहा था बंगाल से, तो उस समय उसके 2-3-5-6 साल पहले तक यह विमर्श चलता रहा कि इस क्षेत्र का नाम क्या दिया जाए। कई नाम थे, मजरूल हक, अली इमाम, हसन इमाम जैसे नाम थे। इन लोगों ने एक मुहिम चलाया कि इस क्षेत्र का नाम, इस राज्य का नाम बिहार होना चाहिए। बाद में उसमें सत्यानंद सिन्हा जैसे नाम और जो नाम है, उन लोगों ने इसका समर्थन कर दिया। इसके बाद इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। चलिए, इसमें एक चीज जी ठीक है, अब मैं चाहता हूं आपसे, अब क्या हो जिससे कि बिहार
विकास की मुख्य धारा में जुड़े और जो अग्रणी राज्य हैं देश के उन तक पहुंचे? बहुत कठिन सवाल है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे पा रही है। तो समाज को खुद बीड़ा उठाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम चीजों को दुरुस्त करें। आज भी आप देखेंगे तो कई पैमानों पर बाहर में जाकर के बिहारी बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन बिहार वो परफॉर्मेंस बिहार के अंदर क्यों नहीं होती सर? वही सवाल है ना। देखिए, सोशल जस्टिस में बिहार लंबे अरसे तक लड़ता रहा। लड़ाई में जब आप घिर जाएंगे, अब जम्मू कश्मीर से कहेंगे कि विकास कर जाए, नहीं करेगा ना। जम्मू कश्मीर को तमाम तरह की सुविधाएं दी गई, उसके बावजूद वो विकास क्यों नहीं किया? उसका कारण है कि वो लड़ाई लड़ता रह गया देश से या आतंक से, चाहे जिस पैमाने पर हो। उसी तरीके से बिहार का मामला है। आप देखिए 80 के बाद यहां बड़ी लड़ाइयां शुरू हो गई, सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू हो गई, या आजादी के बाद ही शुरू हो गई थी या आजादी से पहले भी शुरू हो गई थी, लेकिन 80 के बाद कुछ मामलों में निगेटिव सोशल जस्टिस की लड़ाई शुरू हो गई। पहले आजादी के समय या आजादी के कुछ दशकों के बाद तक पॉजिटिव सोशल जस्टिस की लड़ाई चल रही थी, उसके बाद निगेटिव सोशल जस्टिस की जो लड़ाई चली उसमें बिहार उलझ करके रह गया। सर अब क्या हो आगे? देखिए, जो हो चुका वो तो बात कर ली हमने, अब जरूरत किस चीज की है? कौन से कदम उठाए जाएं? नई विचारधारा की जरूरत है। नए लोग आए और देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जो विकास का पैमाना है उस पैमाने को अपना करके बिहार आगे बढ़ सकता है। आप नई चीजों को अडॉप्ट करें। बिहार बहुत लंबे अरसे से नई चीजों को अडॉप्ट नहीं किया है। पंकज जी जो बता रहे थे ब्यूरोक्रेसी की बात, अब ब्यूरोक्रेसी पुराने जमाने की बात हो गई। इन्होंने भी बताया कि लोग अब मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। एक जमाना था मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी जाने से विकास होता था, अब वहां भी नहीं जा गया। अब दुनिया टेक्नोलॉजी बेस्ड बन गया है साहब। हमने देखा है बेंगलुरु को बनते हुए इस देश में किस तरीके से वो हब बन गया। आप माना कि भारी निवेश की जरूरत होती है उद्योग लगाने के लिए, आईटी उद्योग लगाने के लिए कितने निवेश की जरूरत है? आपके पास अगर ब्रेन है, आप लाइए डिजिटल इंडस्ट्री को, आईटी इंडस्ट्री को लाइए, प्रौद्योगिकी को लाइए, आपका राज्य बेहतर होगा। तो नई चीजों को अपना करके बिहार विकास के नए पैमाने पर जा सकता है। ठीक है सर जी। पंकज जी आखिरी लाइन से जोड़ना चाहता हूं, बस आखिरी लाइन। मैं पटना में परसों था, एक मंत्री जी हैं बिहार सरकार में, मैंने उनसे कहा कि सर ये आईटी वगैरह ये सब एमबीए वगैरह पुराने जमाने की बात हो गई, आप बिहार में एआई लाइए, एआई कैपिटल ऑफ इंडिया बनाइए बिहार को। जैसे आईटी में बेंगलोर बन गया ना और हैदराबाद, तो वो बोलते हैं कि बिहार ये सब नहीं चलेगा यहाँ। अब बताइए, ये सोच है तो फिर क्या? अब नेता भी वैसे ही लाने पड़ेंगे ना सर, जो सोच अगर समाज में आगे लेकर जाना है तो एआई के दिमाग, नौजवान नेता भी लाने पड़ेंगे ना उसके लिए। पहले तो आधे घंटे तक उनको ये समझाना पड़ा कि ये एआई किस बला का नाम है, कौन सी चिड़िया है ये। डिजिटल क्रांति के साथ वही जनरेशन चेंज तो नेताओं का भी करना होगा। तो आज 22 मार्च 2025 बिहार अलग हुए। बिहार को बंगाल से आज 113 साल हो गए, 113वां कहें तो हम बिहार दिवस आज मना रहे हैं। उसकी इसी बिहार दिवस पर बिहार की पूरी क्या कुछ इतिहास रहा और क्या कुछ मौजूदा वक्त में राजनीति चल रही है और क्या कुछ बिहार कर सकता है, उन सभी विषयों पर चर्चा की। और चर्चा करने के लिए आप दोनों का, पंकज जी और प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।